लेकिन जिस बात की लड़ाई थी वो बात 10 की 10 अभी कायम है, और वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य। मैं पिछले 50 साल से चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में मैंने राजनीति शुरू की थी। चाहे मायावती की सरकार रही हो, चाहे मुलायम सिंह की रही हो, चाहे राजनाथ सिंह की रही हो, चाहे कल्याण सिंह जी की रही हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली में गन्ने का मूल्य की घोषणा हुई हो और राज्य सरकार में भी परामर्शदर्शी 25, 30, 40 रुपए ना बढ़ाए। गलत तो नहीं कर पहला साल। और नीति आयोग में आजकल में मेरा लेख भी किसी अखबार में आएगा, मैंने देखा है उन्हें, किसी नीति आयोग ने घोषणा की है कि गन्ना किसानों को 1 नया पैसा ज्यादा देने की जरूरत नहीं। उनसे पूछेगा क्यों? कि गन्ने की खेती करने वाले किसान पहले से ही अन्य फसलों के मुकाबले में ज्यादा रकम पाते हैं, लिहाजा अब देश में किसी भी किसान को देने की जरूरत नहीं। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार, कर्नाटका की सरकार ने, पड़ोसी राज्य पंजाब हरियाणा की सरकार ने 35 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से गन्ने के दाम बढ़ाए। उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, कभी हमारे साथ लोकल में भी थे, लक्ष्मी नारायण चौधरी, उन्होंने घोषणा की है उत्तर प्रदेश में 1 नया पैसा किसानों का। तीसरा और बड़ा सवाल कि बहुत दिनों के बाद, भाई बाद में कर लेना, हम तो खत्म ही कर रहे हैं अनुराग जी, 2 मिनट बाद, बहुत दिनों के बाद आप लोगों के हाथ में तात्कालिक तौर पर एक बड़ा मौका मिला। ये सही कह रहे थे मेरे पहले के वक्ता साथी, आपकी तो वोटों की गिनती नहीं की, गिनती आती है पहले। और मैं गाजियाबाद जो है वो दिल्ली के करीब है, भाजपा का और बड़ा गढ़ है। तो जब त्यागी गांव में भाजपा के नेता जाते थे, यहाँ जाने की जरूरत नहीं, दूसरी जगह, ये हालत आपकी, ये हालत जब मैं लोकदल में था 1984 में, यानी कि अब से 38 साल मैंने चुनाव लड़ा था पहला लोकदल से। तो हम भी कई जगह नहीं जाते, तो क्या फायदा जाने का? तो आप पे एक ऐतिहासिक मौका है, और वो क्या है कि अब वोटों का पता भी पड़ता है कि किसकी पड़ी है, कितनी पड़ी। एक काम कर लो, आप कह रहे थे हमारे कोई मिनिस्टर नहीं, सारी की सारी वोट इन्हें दे दो, 2 महीने बाद तुम्हारा मंत्री बना निकलेगा, हो जाएंगे। मदन भैया को जिताओ और 3 महीने बाद अगर त्यागी मंत्री ना मिले तो मुझे बुला दीजिए। उन्हें एहसास तो हो कि तुमसे भी उठ गया है, तुम्हारे उठने का पता नहीं पड़ता, तुम्हारे प्रसन्न होने का पता नहीं पड़ता। कम से कम नाराज होना तो सीखो, और नाराज होने का मौका इतिहास ने पहली बार आपको दिया है। ये मदन भैया को उम्मीदवार बना, सबका पता है, सबका पता है कौन किसको वोट दिया। छुट्टी तो है ना, सिंह जी वालों को पूछा तो किसको वोट दे, सबको पता। अजीत सिंह वालों से पूछ रहे हो किसको वोट दे, सबको पता। मियाँ भाई को तो बात देखा, इनका तो ऐसा कर दिया कि ना मांग ली तो भी सारे वोट देंगे। सबसे बड़ा संकट तो पहचान का इनके साथ। अब जो निर्णायक वोट है वो आपका, इसीलिए इस बार वोट दे दो सब लोग। और उस वोट का कोई मतलब नहीं, जब हम लोकदल में थे तो त्यागियों गांव खुले, गुजरों के लिए ठाकुर थे, पता लगा हम थोड़ी पीछे। तो हमारे वर्कर कहते थे फला गांव आने दो जरा सुल्तानपुर माने जाटो। तो जब सब जगह की वोट आ जाए तो फिर गठबंधन के नेता कहने कि भाई नाव लड़ने तो जब बता। और भाई मदन भैया जी के साथ एक जो चीज जुड़ी हुई है वो ये सीधे चुनाव में हार गए, ये उपचुनाव के बादशाह है। 1982 में 1991 में हम और मुलायम सिंह जी अलग हो गए किसी बात को लेकर। हम वीपी सिंह जी के साथ थे, वो अलग। अरे पेड़े क्यों रख रहे यार, मैं भाषण देके पेड़े खाना सुनता। तो 1992 में
खेलना विधानसभा का उपचुनाव। हाँ जी। अब आप जो कहते हो ना, एक से क्या फर्क पड़ता है, एक का फर्क पड़ता है। 1992 में मदन भैया उपचुनाव जीत गए और 93 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी कि नहीं बनी? तो इन्हें जिताओ तो कई काम हुए। और हमारी पार्टी यहाँ पर छोटी पार्टी, लेकिन हमारी पार्टी में चुंबक, नीतीश कुमार इसके नेता हैं। हमने गठबंधन को इसको बढ़ाने का काम किया। हम भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार के मुकाबले में एक उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं। बताओ तुम कहाँ हो? हमने पहले भी अपील की थी। हमें प्रसन्नता है कि रामपुर में भी या खतौली में भी और मैनपुरी में भी किसी राष्ट्रीय पार्टी ने अपना उम्मीदवार इनके खिलाफ खड़ा नहीं किया। किसी क्षेत्रीय पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। खतौली की जीत देश में विपक्षी एकता की दीवार और बुनियाद रखने का काम करेगी। ये भी बड़ा काम है, लेकिन जीत में कई मायने छिपे हुए। गलत बात है आपकी, मैं नहीं मानता। क्या फर्क पड़ता है? इतना बड़ा फर्क पड़ता है कि अगर ये जीत वहां पे टिम्पल यादव जीतती, रामपुर में हम जीते, तो समझो कि 2024 है ना, ये एक साल पहले आ जाएगा। और जो असली लड़ाई वो एमएसपी की खत्म नहीं हुई। मैं चूंकि इसमें पढ़ता लिखा रहता हूँ, एक चीज बताओ, इसका दाम लिखा हुआ पैन का 1250 रुपए, 1249 में दिलवा दो। इसकी जो एमआरपी है वो 1250। घड़ी है, इसका दाम लिखा हुआ 4000 रुपए, 3999 में नहीं मिल सकती। और तुम्हारी एक चीज पैदा की, एक ऐसी हो जो बाजार में सरकार ने दाम तय किए हो और उस पर मिलती। देश लूट रहा पिछले 100 साल से। 1947 में जब देश आजाद हुआ, पहली पंचवर्षीय योजना बनी, तब 100 में से 35 रुपए गांव पे किसान पे खर्च होते थे। आज हो रहे 12। ये तो खाने का सिलसिला चला, हम बंद करें। बस खाली इतना निवेदन करना चाहते हैं कि एमएसपी की लड़ाई में तभी हम जीते हैं। और याद करो मोदी, ये कोई जाटों के, गुजरों के, त्यागियों के संघर्ष के दिन नहीं, ये भारत माता का, धरती माता का सीना चीर करके जो दौलत पैदा कर रहे हैं, उनके पसीने की बर्बादी के दिन थे जब 500 आदमी हमारे वहां मारे गए। कल मुख्यमंत्री कह रहे थे कि लोकदल कहां था जब कवाल कांड हो रहा था। मैं पूछता हूं कि पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी कहां थी जब 500 हमारे लोग धरने में मारे जा रहे? भारतीय जनता पार्टी का नेता गया और वो लड़ाई अभी भी, अभी एमएसपी मिलेगी। आप मदन भैया को जिता दो, अगली पार्लियामेंट में अगर एमएसपी का जिक्र आने लगे, सरकार चाहे हमारी हो या बीजेपी, वो दबावों में काम करती है, इच्छाओं से नहीं करती। और भाई शिव जी के जो जटा थी उसमें गंगा अटकी हुई, जमीन पे से आना ही आना। और भाई भगीरथ को अगर मिल रहा है तो क्या बदलाव होगा। हम 2024 आते आते ऐसी व्यवस्था करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार के मुकाबले में एक उम्मीदवार होगा, जिसे किसानों का, मजदूरों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, छात्रों का, विद्यार्थियों का, सबका समर्थन। और फिर जो ये मुस्कुराते हुए चेहरे, किस बात से मुस्कुरा? एक वजह बताओ मुस्कुराने की। जब मनमोहन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, क्योंकि मैं विदेश भी जाता रहता हूं, डॉलर इतना मजबूत कर, रुपया इतना मजबूत कमजोर कभी नहीं था। रुपया तब कमजोर होता है जब देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है और कमजोर लोग सत्ता में रहते हैं। मनमोहन सिंह जी जब थे, प्रधानमंत्री ने कहा कि मनमोहन सिंह जी की उम्र और डॉलर की उम्र एक हो रही है, अब तो आपकी उम्र सीधा में चली। बुरा हाल है। एक क्षेत्र है, आज अब चुका मैं पढ़ता हूं कि इसे बता रहा हूं, एक क्षेत्र है कृषि का, ना मैन्युफैक्चरिंग, ना सर्विस सेवाएं हैं,
जिसमें 4.8% की बढ़त है कृषि क्षेत्र। 1966 से पहले एमएसपी नहीं थी। जो मेरी उम्र के होंगे वो जानते होंगे, गेहूं भी, चावल भी, शक्कर भी, ये सब विदेश से आते थे। भूल गए? याद है? और जो मेरी उम्र के जानते हैं उन्होंने नरमा रोजे भी खाया होगा। वो अमेरिका के पशुओं को खिलाने का काम आता था। जब आपके यहाँ अनाज नहीं पैदा होता था तो वो आपको खिलाया जाता। आज क्या है? मैं दिल्ली की सरकार में इस विभाग का अध्यक्ष रहा हूं, जिसको आप FCI या CWC बोलते हैं। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। आज हिंदुस्तान के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा हो रहा है और हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 का निर्यातक मुल्क है। चीनी सबसे ज्यादा चीनी पैदा कर रहा है, सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रहा है और उसके बाद विदेश में सबसे ज्यादा निर्यात कर रहा है। चावल मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया कुछ मुल्कों को छोड़ दो, सबसे ज्यादा चावल यहां पैदा हो रहा है और विदेश में भी जा रहा है। इस कोरोना के पीरियड में अगर किसी ने देश के गरीब आदमी की जान बचाई है तो किसान। 5 किलो 2.5 साल तक 5 किलो आटा, चावल, गेहूं मुफ्त देने का काम उन किसानों ने। अगर ये ना होते तो मरने वालों की तादाद करोड़ों में होती। और उसी किसान पर आप गोली चलवाओ, उनको अपमानित करो। और मैं फिर एक चीज और कहना चाहता हूं, ये जिला पूरी किसान राजनीति के आंदोलन का नेता जिला है। हम तो है लघु अमर मदद भैया वाले वो नेता आप यहाँ के किसान चलता है, उठता है, लड़ता है, संघर्ष करता है तो मुल्क बढ़ता है। मैनपुरी बाद में आती है, पहले मुजफ्फरनगर आता है। चरण सिंह मजबूत होता है तो मुलायम सिंह मजबूत होता है। अजीत सिंह को अगर इस बार जिताओ तो हो सकता है जो चौधरी चरण सिंह के पुराने दिन थे उसकी बहाली होती है तो आपके नेतृत्व की बहाली। हम तो चौधरी साहब के सबसे लाडले कार्यकर्ताओं में, हमारे बारे में जो लोग जानते हैं, हमारी बहुत कम उम्र थी जब उन्होंने हमें लोकसभा का टिकट दिया। वो थे तो मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यपाल और ये आपके जितने राजदूत हैं उस चरण सारे। चौधरी साहब कमजोर हुए तो गांव के प्रधान भी आपके कहेंगे। लिहाजा उस युग की अगर चाहते हो, जलवा चाहते हो, मुजफ्फरनगर का रुतबा चाहते हो तो मदन भैया को इतनी वोट से जिताओ ताकि जीत का सिलसिला लंबा हो जाए और 2024 आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।